सो फर्स्ट इंडिकेशन इज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, एपिस्ट्रक्शन नहीं बोलना है, मतलब जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसको पहले बोलना है, ठीक है। अगर हम लोग सेप्टोप्लास्टी इज ए मॉडर्न डेरिवेटिव ऑफ एसएमआर ऑपरेशन, जिसमें हम लोग सेप्टल कार्टिलेज को प्रिजर्व करते हैं। क्यों? सेप्टोप्लास्टी में हम लोग सेप्टल कार्टिलेज को प्रिजर्व करते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर में? पूरा होल फ्रेमवर्क जो ब्रिज है, कोलुमलर पार्ट है, और जो रिम रख के बीच वाला पोर्शन पूरा हटा देते हैं, आइदर डेविएटेड हुआ कि नहीं हुआ। और सेप्टोप्लास्टी में क्या करते हैं हम लोग, जो सेप्टल कार्टिलेज पार्ट है उसको डेविएटेड पार्ट को पार्शियली आइदर रिमूव करते हैं या पूरा को रिमूव करते हैं, और डेविएटेड बोनी पार्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं। सेप्टोप्लास्टी में पूरा बोन नहीं रिमूव होता है, इसमें सेप्टल कार्टिलेज जो पार्ट है उसका कुछ पार्ट को हम लोग जैसे स्लाइस ऑफ कार्टिलेज हटाते हैं अगर एक्सेस कार्टिलेज है, नहीं तो वही 7 इंसिशन देते हैं, नहीं तो ट्रिमिंग करते हैं कार्टिलेज को अगर थिक एंड हो तो, और जो बोनी पार्ट का डेविएशन है उसको हम लोग हटाते हैं। अगर स्पार है, स्पार को हटाना है, ठीक है। ए सामने आके बैठो, तुम इधर पीछे इधर आए। सो इंडिकेशन फॉर सेप्टोप्लास्टी, हाँ गुड, nasal obstruction good, nasal obstruction and chronic sinusitis good, और एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी और एज ए पार्ट ऑफ बाद में जाएगा। जो पॉइंट है जो बोला था ना, हाँ, क्रॉनिक रिकरेंट मिडिलियर इन्फेक्शन और क्रॉनिक थ्रोट इन्फेक्शन, अच्छा, और हेडेक, ये मेन पार्ट है। उसके बाद वो सब पिट्यूटरी लास्ट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अच्छा ये इंडिकेशन, सॉरी इंडिकेशन तो अभी नहीं हुआ। अच्छा हेडेक, रिकरेंट हेडेक, अच्छा देन जो फर्स्ट पॉइंट बोला था तुमने एपिस्टेक्सिस, ठीक है। एपिस्टेक्सिस में हम लोग स्पार रिमूव करते हैं जो, और डेविएटेड अगर सेप्टम में अगर क्रॉनिक अल्सर हो रहा है, मतलब सेप्टल अल्सर हो रहा है, तो हम लोग कार्टिलेज को उसको सीधा करेंगे। तो अच्छा कितना पॉइंट हो गया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, chronic sinusitis causing recurrent throat infection और medullary infection, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट recurrent headache, फिफ्थ पॉइंट हो गया recurrent epistaxis। so same as septoplasty SMR indication 5 are same। then as a part of other surgery, as a part of septorhinoplasty, as a part of transseptal transsphenoidal hypophysectomy और pituitary surgery और ट्रांससेप्टल ट्रांसफेनोइडल वीडियन न्यूरोक्टमी, ठीक है। टोटल 8 इंडिकेशन, 8, हाँ, सेप्टोप्लास्टी एसएमआर का। अच्छा इसमें मेन जो है हम लोग सेप्टोप्लास्टी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अभी पार्ट में आएंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पार्ट में क्या क्या था एसएमआर का, व्हाट आर द, हाँ, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें नहीं करेंगे। एसएमआर का भी जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन था, सेप्टोप्लास्टी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पहला पॉइंट गुड। नेक्स्ट पॉइंट अनकंट्रोल हाइपर डायबिटीज और हाइपरटेंशन, 3 पॉइंट सेम एज, हाँ सेम एज सेप्टो एसएमआर। अच्छा फोर्थ पॉइंट कोआगुलेशन, कोआगुलेशन फैक्टर का जो डिक्रीज होता है ना, ब्लीडिंग डायस्थेसिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम लोग नहीं करेंगे। अगर ब्लड नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोल रहे हैं, अभी तो ओटी सर्जरी होगा उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे ना, पहले इंडिकेशन हो गया सेम एज सेप्टोप्लास्टी एसएमआर का सेम कंप्लीट। अच्छा कॉन्ट्रा इंडिकेशन एसएमआर का एक एक्स्ट्रा था कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेप्टोप्लास्टी से, क्या था, एज रिलेटेड एक था। सो हम लोग एज 70 इयर्स के बिलो होने से भी हम लोग सेप्टोप्लास्टी कर पाएंगे, लेकिन एसएमआर नहीं कर पाए। सो सेप्टोप्लास्टी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन में वो पॉइंट नहीं रहेगा। तो एसएमआर का कॉन्ट्रा इंडिकेशन 5 था,
सेप्टोप्लास्टी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन 4 पॉइंट है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगेन रिपीट, तुम लोग कंट्रीब्यूट करो भाई। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एसएमआर बोलो, पहले दिन पढ़े थे। আর ইন্ডিকেশন আর কন্ট্রা ইন্ডিকেশন মানে কি আর কন্ট্রা ইন্ডিকেশন মানে কি? एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो भी है सेप्टोप्लास्टी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सेकेंड पॉइंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कोई भी सर्जरी का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में हो नहीं होगा। अच्छा, हाइपरटेंशन। फोर्थ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अच्छा, फिफ्थ एक था एसएमआर का बिलो द एज ऑफ 17, इसमें नहीं है। सेप्टोप्लास्टी हम लोग कर पाएंगे बिलो द एज ऑफ 17 ईयर्स। गुड। अच्छा, अभी क्या है? एनेस्थीसिया, सेम एज एसएमआर। एसएमआर में क्या था? एनेस्थीसिया, हाँ, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। सो स्पाइनल में नहीं होता है, ठीक है। लोकल में हम लोग क्या यूज करेंगे? लिग्नोकेन विथ एड्रेनालिन वेसोकंस्ट्रिक्टर, एड्रेनालिन सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें भी सेम। अच्छा, जनरल एनेस्थीसिया किसमें कौन सा पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया सिलेक्ट करेंगे? चिल्ड्रन एंड नॉन कॉशन नहीं, अनकोऑपरेटिव और एप्रीहेंसिव पेशेंट को हम लोग जनरल एनेस्थीसिया के लिए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बोथ फॉर सेम, हाँ, एनेस्थीसिया। पोजीशन आल्सो सेम, सुपाइन विथ हेड अप, 15 डिग्री हेड अप। 1:1000 फॉर वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन, हाँ, गुड क्वेश्चन। एड्रेनालिन क्यों रह गया था? भाई में पूछेगा एड्रेनालिन क्यों इसको हम क्यों जाइलोकेन प्लेन नहीं दे रहे? एड्रेनालिन देने का फायदा क्या है? क्या फायदा हो सकता है? कुछ बोलो। वेसोकंस्ट्रिक्शन में, वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सो हाँ, गुड, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, सो ब्लीडिंग जो फील्ड रहेगा उसमें कम ब्लड लॉस होगा और फील्ड भी अच्छा रहेगा, इसीलिए विजन अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग एड्रेनालिन ऐड करते हैं। अच्छा, पोजीशन हो गया। अच्छा, अभी सर्जिकल प्रोसीजर। अच्छा, उसमें इंसिशन कैसा था? याद है? इंसिशन क्या कहां पर बोले थे? एसएमआर में म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। इसमें जो कॉडल एंड है सेप्टल का, उससे 2 to 5 मिलीमीटर above and convexity ना कॉन्वेक्टिव। एसएमआर में क्या था? एसएमआर का उल्टा है, हाँ, एसएमआर में क्या था? कॉन्वेक्स रहेगा इंसिशन टू आउटर्स, इसमें कॉन्केव इंसिशन होगा सेप्टोप्लास्टी में। क्यों? इसमें क्या है, हम लोग सेप्टल कार्टिलेज को नहीं रिमूव करते हैं और पार्ट ऑफ सेप्टल कार्टिलेज इज रिमूव्ड। सो हम लोग जो एसएमआर में देते थे कॉन्वेक्सिटी टू आउटसाइड से, तो उसमें क्या होता है? फ्लैप, हाँ, जो है बाहर से दिखता था। तो हम लोग क्योंकि सेप्टल कार्टिलेज को दोनों तरफ डिसेक्शन करेंगे, इसमें क्या है? सेप्टल कार्टिलेज को एक तरफ जो म्यूकोपेरिकार्डियम म्यूकोपेरिस्टियम प्लेन में डिसेक्शन करके जो फ्लैप उठाता है, तो उसको एक तरफ को उठाता है, दूसरा तरफ का इंटैक्ट रहने देता है। हाँ, किसी किसी सेक्टर में हम लोग उठाता है जिसमें कार्टिलेज में उसमें भी पोजीशन नहीं हो रहा है, लेकिन वास्कुलर सप्लाई के लिए एक तरफ का फ्लैग रख देते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग पीछे डिसेक्शन ज्यादातर पीछे होगा बोनी पार्ट में, इसीलिए हम लोग इसको, हाँ, कॉन्केव इंसिशन देते हैं, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड में लैटरली हम लोग नेचुरली देते हैं, एक्चुअली मैक्सिमम वी आर सर्जन्स आर राइट हैंडेड। हाँ, सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, नहीं, पहले तो हम लोग स्प्रे देते हैं, ये बुक में नहीं लिखा होगा शायद, एनेस्थीसिया पार्ट। उसके बाद हम लोग गॉज पीसेस को सोक करते हैं जाइलोकेन में, और उसके साथ हम लोग कभी कभार वेसोकंस्ट्रिक्शन जो जाइलो मटेरियल ऑक्सी मटेरियल जिसमें हम लोग नाक भी यूज करते हैं, एवरीवन नेसिवियन नॉट्रिवियन ब्रांड नेम, हाँ, उसको देते हैं, सॉल्यूशन एक तैयार करते हैं, और उसके साथ वेसोकन भी देते हैं। जो ओटी में जाओगे तो देख पाओगे किस रेशियो में हम लोग देते हैं, ठीक है।
उसके बाद वो गॉज सोक करके उसको नाक में पैक करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। इसमें क्या होता है, सिर्फ सेप्टम ही नहीं, पूरा नेजल कैविटी को लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है। इन्फेक्ट टर्मिनेट के ऊपर पूरा नेजल कैविटी को पैक करते हैं। उससे 5 मिनट से 10 मिनट तक वेट करते हैं। उसके बाद नेजल पैक को रिमूव करके हम लोग इनफिल्ट्रेशन करते हैं। इनफिल्ट्रेशन विद दैट सॉल्यूशन ज़ाइलोकेन विद बेसोमोन। हाँ, सो इनफिल्ट्रेशन करते हैं सेप्टम में। कौन सा प्लेन में इनफिल्ट्रेशन करेंगे? इनफिल्ट्रेशन का 2 फायदा है। एक, पहले एसएमआर में भी बोले थे, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया नहीं है, क्या बोले थे एक पॉइंट इनफिल्ट्रेशन बोले थे, इनफिल्ट्रेशन का और एक फायदा है, ड्यू टू फॉर हाइड्रोडिसेक्शन। हाइड्रोडिसेक्स क्या करते हैं, जो कार्टिलेज जो बोन है उसके ऊपर से हम लोग मतलब जो प्रेशर देते हैं इनफिल्ट्रेशन का, हाइड्रो बोल रहे हैं लेकिन लोकल से मतलब उसको प्रेशर देके पेरियोस्टियम और पेरिकार्डियम का अलग करते हैं। तो लोकल जो इनफिल्ट्रेशन कर रहे हैं उसका 2 बेनिफिट है, एक है लोकल एनेस्थीसिया प्लस हाइड्रोडिसेक्शन। हाँ, उसमें क्या डिसेक्स करने जो फियर्स एलिवेट से हम लोग एलिवेट करते हैं उसको आसानी होता है बहुत सारा। क्लियर? अच्छा, एनेस्थीसिया हम लोग हाइड्रोडिसेक्शन करेंगे, प्लेन को हम लोग जो बोन है उसके ऊपर से पेरियोस्टियम और म्यूकोसा को अलग करेंगे, मतलब हाइड्रोडिसेक्शन अलग होगा। मतलब हम लोग सब पेरियोस्टियम और सब पेरिकार्डियम प्लेन में हाइड्रोडिसेक्शन इनफिल्ट्रेट करेंगे। हाँ, ठीक है, म्यूकोसा के ऊपर नहीं, जैसे रैंडमली भी किया तो उसमें बहुत ब्लीडिंग होगा, तो इसलिए हम लोग सब म्यूकोसा, सब पेरिकार्डियम एंड सब पेरियोस्टियम प्लेन में हम लोग इनफिल्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, इंसिशन में हम लोग क्या काट करेंगे, जो इंसिशन देंगे म्यूकोसा काट करेंगे, उसके बाद पेरिकार्डियम काट करेंगे, उसके बाद उसको हाइड्रोडिसेक्शन ऑलरेडी है तो एलिवेट करना बहुत आसान हो गया। फियर्स एलिवेटर से हम लोग उसको एलिवेट करेंगे फ्लैप को, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सेप्टल कार्टिलेज है उसको हम लोग अलग करेंगे फ्रॉम फ्लोर, maxillary crest and from behind or back side, from the above perpendicular plate of ethmoid and below vomer। पीछे क्या रहता है, सेप्टल कार्टिलेज के पीछे ऊपर तरफ रहते हैं परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड, नीचे रखता है वोमर, उससे अलग करेंगे सेप्टल कार्टिलेज को, ठीक है। नीचे से क्या मैक्सिलरी क्रेस्ट जो स्पार बोलते हैं जिसको हम लोग, जो मैक्सिलरी क्रेस्ट से अलग करेंगे कार्टिलेज को। ऊपर अटैचमेंट अभी है, हाँ, किसी में अगर देखेंगे जो इसमें सेप्टल कार्टिलेज ठीक पोजीशन में आ रहे हैं, क्या क्या होता है इसमें अब देखते हैं। कभी कभार जो सेप्टल कार्टिलेज है उसका लेंथ बहुत ज्यादा है, उसको एकोमोडेट करने के लिए जो कॉज ऑफ डीएनएस में पढ़ाया गया था, इसमें धरो ये जो कलर है, ये जो बोर्ड है, इस धरो तुम्हारा पकड़ो इसको सेप्टल कार्टिलेज, वो रूफ और फ्लोर के वजह से अगर जगह कम हो जाएगा तो ये डेविएटेड होगा। डेवलपमेंट ईयर में पढ़ाया था डीएनएस का कॉज, तो हम लोग क्या उसको ट्रिम करेंगे, उसको सही लेंथ में आएंगे तो फिट हो जाएगा, एक है, ठीक है। दूसरे एक टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ सेप्टोप्लास्टी, दूसरा प्रोसीडियर हो सकता है जिसमें क्या है थिकेंड हो गया है, तो हम लोग ट्रिम करेंगे। अच्छा, जिसमें देखा जो हम लोग ट्रिम किया नीचे से सेप्टल जो स्पार के नीचे से, लेकिन फिर भी वो कार्ब रह रहा है, तब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इंसिशन देके ऐसे भी सेपेट कुछ हम लोग कार्टिलेज का पार्ट रिमूव करते हैं, तो उसके क्या है जो कॉन्वेक्सिटी है टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, तो उसको ठीक करने के लिए ऐसे भी इंसिशन दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और मल्टीपल वर्टिकल प्लेन में भी इंसिशन दे सकते हैं। अगर इस सेपेट डीएनएस है कार्टिलेज का डीएनएस, हाँ, उसमें मल्टीपल ऐसे प्लेन में इंसिशन देंगे, तरह तरह का ऐसे होता है। उसको क्या होता है ट्रांसफिक्सेशन करते हैं, कभी कार्टिलेज में एक सुचर लेके उसको स्पार के साथ सुचर किया, जैसे ट्रिम किया, ट्रिम करने के बाद भी देख रहे हैं वो जो कार्टिलेज का कॉन्वेक्सिटी है और डीएनएस डेविएटेड कार्टिलेज है ही, उसको क्या है सुचर से हम लोग स्ट्रेट करते हैं फ्लोर से, विग्रिल सॉल्यूशन, विग्रिल जो सुचर मटेरियल होता है उससे हम लोग उसको रिट्रैक्ट करने के लिए पूरा स्ट्रेट लाइन में अलाइनमेंट करने के लिए। हाँ, कभी कभी होता है जो ऊपर में लैटरल नेजल कार्टिलेज है, अपर लैटरल नेजल कार्टिलेज, उससे हम लोग को अलग करना पड़ सकता है रूप से भी। कभी कभार सेप्टल कार्टिलेज को हम लोग देखा अटैचमेंट जो है उसी में प्रॉब्लम, उसके वजह से अगर डीएनएस हो रहा है तो उसको अलग करेंगे, उससे फ्री करेंगे तभी वो स्ट्रेट हो पाएगा। इसी दिस ऑल आर मेथड्स टू स्ट्रेटन द कार्टिलेज। हाँ, तो इसके साथ तो कार्टिलेज स्ट्रेट हो गया। इसके बाद बोन को तो हम लोग ऐसे एडजस्ट नहीं करते,
तो डेविएटेड बोन को हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा, आइदर इट इज वोमर, आइदर इट इज परपेंडिकुलर और इट इज परपेंडिकुलर पेट ऑफ एथमॉइड। और स्पार जो रहता है उसको हम लोग हैमर से और गाउज से उसको निकाल देते हैं सेप्टोप्लास्टी में, ठीक है। उसके बाद हीमोस्टेसिस अचीव करेंगे, हीमोस्टेसिस अचीव के बाद हम लोग सुचर करेंगे। सुचर किए थे ना उसमें भी, एसएमआर में भी सुचरिंग। हाँ, इसमें जो सुचर करते हैं, एक तो बोल दिया जो कार्टिलेज को हम लोग फ्लोर से ऐसे सुचर करते हैं कभी, और फ्लैप के साथ हम लोग कार्टिलेज को लेके पूरा एकदम फिगर ऑफ 8 में हम लोग सुचर करते हैं। जो एक तरफ का फ्लैप प्रिजर्व किया, क्यों प्रिजर्व करने के, एक तरफ को, दोनों तरफ का फ्लैप रहता है ना, पेरिकॉर्डियम फ्लैप, एक तरफ का फ्लैप को हम लोग प्रिजर्व इसलिए किया कि उसमें वास्कुलर सप्लाई कार्टिलेज का बरकरार है, उससे क्या कार्टिलेज वायबल रहेगा, लॉन्ग टाइम में जाके कार्टिलेज नेक्रोसिस होने का चांसेस कम रहेगा। कोई कोई सिचुएशन में हम लोग दोनों तरह का फ्लैप रिमूव करते हैं, रिस्क थोड़ा लेते हैं उसमें, हाँ, लेकिन हो जा रहता है, हम लोग वास्कुलर, हाईली वास्कुलर है नेजल सेप्टम, तो कार्टिलेज रहता है। अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया होगा, प्रोसीड्योर में बोला क्या क्या करना है, ठीक है। और प्रोसीड्योर में, अच्छा, उसके बाद सुचरिंग किया, एब्जॉर्बेबल सुचर यूज करते हैं, क्या हो उसमें स्टिच रिमूव का हम लोग का ये नहीं रहेगा। एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल क्या क्या होता है मालूम है? मेनली यूज एब्जॉर्बेबल 3 तरह का होता है ना, हाँ, सिंथेटिक जो है कैटगट बोल के यूज करते हैं, कैटगट, उसमें एब्जॉर्बेबल होता है। और एक रहता है विक्रिल, विक्रिल थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, हाँ, 3 to 9 months इसको विक्रिल का एब्जॉर्बेबल लगता है। और एक नॉन एब्जॉर्बेबल रहता है जिसमें एथिलॉन, लाइलॉन, सिल्क सब होता है इसमें सुचर मटेरियल में। तो हम लोग एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल इसमें यूज करते हैं। उसमें क्या है, नोज के अंदर में स्टिच हमको रिमूव नहीं करना है, उसको एब्जॉर्ब हो जाता है। हम लोग कैटगट भी यूज कर सकते हैं, विक्रिल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, विक्रिल यूज करने का थोड़ा सेप्टम कार्टिलेज में मतलब फ्लैप के साथ नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर फ्लैप के साथ हम लोग सुचर करके रखेंगे कार्टिलेज को तो नेक्रोसिस हो सकता है प्रेशर से। इसीलिए जब अगर फ्लैप के साथ हम कार्टिलेज को ले रहे तो उसमें कैटगट यूज करते हैं। सिर्फ जो कार्टिलेज को जैसे बोला उसमें विक्रिल यूज करते हैं, ठीक है, सुचर मटेरियल में। हाँ, एसएमआर में हम लोग कैटगट ही लगभग यूज करते हैं, विक्रिल का यूज कम होता है। क्यों, जो पॉइंट बोला कि विक्रिल को एब्जॉर्ब होने में टाइम ज्यादा लगता है, 3 से 9 महीने में लग सकता है। तो 3 महीने तक अगर प्रेशर रहेगा फ्लैप में तो फ्लैप का नेक्रोसिस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कैटगट यूज, सबका पीछे में एक रीजन है। हाँ, अच्छा, हम लोग हीमोस्टेसिस के लिए जो फ्लैप के अंदर में होता है, पिछले बार इतना अच्छा कॉटरी वगैरह नहीं यूज होता था, आजकल कॉटरी से भी हम लोग हीमोस्टेसिस यूज करते हैं। जो बहुत साल पहले यूज होता था, हम लोग नाक में पैक भी करते थे, लेकिन आजकल अगर हीमोस्टेसिस हम लोग कॉटरी से कर दिया जो प्लेन के अंदर में, तो पैकिंग का कभी कभी जरूरत नहीं है। बहुत सेंटर में सेप्टोप्लास्टी के बाद पैकिंग नहीं करता है, लेकिन अब लोग इतना डिटेल्स में पूछेगा तभी बोल रहा है, पहले नहीं बोल देना है, ठीक है। डीएनएस मतलब सेप्टोप्लास्टी पूछेगा तो हाँ, नेजल एंट्री नेजल पैकिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस के लिए और पीजी स्टूडेंट के लिए पूछा जाता है। जो उसमें एक्चुअली पहले तो इतना कॉटरी नहीं था, जो फ्लैप के अंदर भी हम लोग हीमोस्टेसिस के लिए यूज करेंगे डायथर्मी जो मशीन रहता है ना, तो आजकल बहुत एडवांस निकल गया है। इसलिए हम लोग सेप्टम जो बीच में हम लोग प्लेन डिसेक्ट किया उसमें ब्लीडिंग को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, तो उसमें पैकिंग का जरूरत नहीं है। पैकिंग नहीं रहेगा, क्या है, क्रास्टिंग नहीं होगा, पोस्ट ऑफ क्रास्टिंग जो होता है सब कॉम्प्लिकेशन, प्रेशर नेक्रोसिस से सेप्टल टियर हो सकता है, वो सब नहीं होगा। और पैकिंग की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है, वो सब भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो नेजल पैक रिमूव करते हैं सेप्टोप्लास्टी में थोड़ा जल्दी हम लोग निकलता है। क्यों, इसमें कम डिसेक्शन एरिया कम है, जितना डेविएटेड पार्ट इतना है, सो इतना मतलब मेजर सर्जरी नहीं है, तो पैक कम रहने से भी चलेगा। हम लोग 24 से 48 आवर्स के बीच में हम लोग नेजल पैक रिमूव कर देते हैं सेप्टोप्लास्टी में। हाँ, एसएमआर में लेकिन बियॉन्ड 48 टू 72 ईयर्स आवर्स, और इसमें क्या है 24 टू 48 आवर्स। अच्छा, पोस्ट ऑप केयर में क्या है, ये डे केयर भी होता है। अगर नेजल पैक नहीं रहा
तो हम लोग सुबह ऑपरेशन हुआ, शाम को पेशेंट को घर चढ़ देते हैं, आईवी एंटीबायोटिक के साथ छोड़ते हैं लेकिन घर चढ़ जाते हैं। अच्छा, उसके साथ अगर हाँ जिसमें पेशेंट किस पेशेंट को हम लोग एडमिट रखेंगे, अगर उसका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया का कंप्लेन है, उसमें हम लोग सेप्टल करेक्शन किया। अच्छा, एक इंडिकेशन में पॉइंट बोलने भूल गया, एज ए पार्ट ऑफ डीसीआर ऑपरेशन, हाँ अभी याद आया, डीसीआर ऑपरेशन होता है ना, एंडोस्कोपिक डीसीआर, आई में पढ़ाया होगा डीसीआर ऑपरेशन, जिसमें नेजोलैक्रिमल डक्ट में हम लोग का ब्लॉकेज हो गया, आई हुआ, आई में पढ़ाया। तो डीसीआर ऑपरेशन करते हैं एंडोस्कोपिक भी, नेजल से के थ्रू, ईएनटी सर्जन भी करते हैं, आई वाला भी करते हैं। आई वाला डीसीटी और डीसीआर करते हैं, आई डिपार्टमेंट से हम लोग क्या है एंडोस्कोपिक डीसीआर करते हैं। एंडोस्कोपिकली हम लोग वहां से सैक को ओपन करते हैं नेजल कैविटी में। तो अगर हम लोग एंडोस्कोपिक डीसीआर करने जा रहे हैं, हम लोग को स्पेस कम है, अगर सेप्टल कार्टिलेज देखा जो बहुत टेढ़ा है, उधर डीएनएस है, तो उसमें क्या स्पेस नहीं मिल रही इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो हम लोग उसको करेक्शन करते हैं। एज ए पार्ट ऑफ डीसीआर ऑपरेशन के लिए हम लोग सेप्टोप्लास्टी करते हैं। और कुछ एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, जैसे हम लोग फ्रंटल रिसेस का सर्जरी है, डार्क 1 2 3 बोल के है, उसमें क्या फ्रंटल रिसेस मतलब फ्रंटल साइनस का जो एक्सेस होता है ना, कोई बड़ा ट्यूमर रहने से अगर एंडोस्कोपिकली रिमूव करेंगे तो दोनों सेप्टम को हटा के हम लोग दोनों फ्रंटल को एक साथ ओपन करते हैं। इस तरह लेटरल वॉल से लेटरल वॉल पूरा डार्क ऑपरेशन बोलते हैं उसको, इतना डिटेल्स में नहीं है। फ्रंटल रिसेस को एक्सेस के लिए करते हैं, कभी कभार सेप्टोप्लास्टी करना पड़ता है एज ए पार्ट ऑफ अदर सर्जरी से। और किस किस सिचुएशन में मिडिल मिएटस को भी अगर डीएनएस के वजह से इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रॉब्लम हो रहा है तो मिडिल सेप्टोप्लास्टी करके हम लोग फेस करते हैं। एज ए पार्ट ऑफ सर्जरी में एक्स्ट्रा आएगा। एसएमआर क्यों नहीं करते? डीसीआर में एसएमआर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डीसीआर जो है एंटेलली है, तो हम लोग को इंस्ट्रूमेंटेशन का अगर प्रॉब्लम होगा तो सेप्टल पार्ट में होगा, इसलिए एसएमआर करने की जरूरत नहीं है। अगर डीएनएस की वजह से हम लोग का डीसीआर करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम लोग सेप्टोप्लास्टी करेंगे, क्योंकि सेप्टल कार्टिलेज को हटाएंगे तो पीछे वाला तो नहीं काम करना है। अच्छा, फ्रंटल रिसेस सर्जरी में एसएमआर नहीं करेंगे, सेप्टोप्लास्टी करेंगे। अगर डीएनएस है, एक तरफ का एक्सेस नहीं पा रहे तो डीएनएस को सेप्टोप्लास्टी, क्योंकि फ्रंटल एंटेरली है, हाँ पोस्टीरियर तो डीएनएस लगे तो फ्रंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें एसएमआर का इंडिकेशन नहीं है इसमें, लेकिन सेप्टोप्लास्टी के इंडिकेशन में ये सब एज ए पार्ट ऑफ सर्जरी हम लोग करते हैं। और जैसे मिडिल मिएटस का एक्सेस में, मिडिल मिएटस का एक्सेस जो इंस्ट्रूमेंटेशन घुमाएंगे मतलब इंट्रोड्यूस के लिए, उसका जो डीएनएस पार्ट है वो सेप्टल कार्टिलेज का भी पोर्शन में होता है। इसीलिए 3 सर्जरी का एज ए पार्ट ऑफ सर्जरी में एक्स्ट्रा पॉइंट जाएगा जो एसएमआर में नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑफ केयर हो रहा था। अच्छा, पोस्ट ऑफ केयर में क्या है, हम लोग क्या क्या देंगे, पेशेंट का कंप्लेन क्या होगा अगर सर्जरी हुआ, नहीं पेन, वो पोस्ट ऑफ मेडिसिन क्या देंगे, पेन देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन के कंट्रोल करने के लिए, स्नीजिंग आ सकता है, एंटीहिस्टामिनिक देंगे स्नीजिंग, और पेन हो गया, हाइड्रेशन कुछ किसमें अगर फूड अलाउ है करने का ड्यूरेशन, एनपीएम ज़्यादा देर के लिए रखा तब आप आईवी फ्लूइड देंगे, अगर जीएमए केस है तब आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज जैसे बोला हम लोगों ने, जे नेजल पैक 24 आवर्स रिमूव करके भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर नेजल पैक नहीं हुआ तो ऐसे ही आफ्टर 6 आवर्स हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं, और नहीं तो पेशेंट नेजल पैक रिमूव के बाद हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। नेजल पैक रिमूव होने के बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा मेडिसिन, आइदर स्टीम वेपर इनहेलेशन और स्टीम वेपर इनहेलेशन कार्बोल प्लस कैप्सूल बोलते हैं, ब्रांड नेम आता है। उसमें क्या हाइड्रेट करने के लिए नेजल को, कोई सर्जरी के बाद हुआ तो एक महसूस होगा ना कुछ प्रॉब्लम, तो उसको हाइड्रेट करते हैं, और सैलाइन वाटर के डाउचिंग देते हैं क्रस्ट वगैरह रिमूव के लिए, ठीक है। सॉल्ट स्प्रे ब्रांड बहुत तरह का होता है ऐसे कुछ, और डाउचिंग हो गया। अच्छा, डाइट कैसे रहेगा, लिक्विड, फर्स्ट लिक्विड एनपीएम अप टू 4 to 6 आवर्स, लोकल में हो गया तो 4 आवर्स तो एनपीएम रहेगा, जीएमए हो गया तो 6 आवर्स तो एनपीएम रहेगा। उसके बाद लिक्विड, देन ग्रेजुअली सॉफ्ट, ऐसे हाँ सॉफ्ट टू सेमी सॉलिड, देन ग्रेजुअली नॉर्मल डाइट। डाइट हो गया। डाइट की प्रॉब्लम, और हॉट डाइट नहीं देते, इसमें कोल्ड डाइट देते हैं, जैसे एसएमआर में भी था। डाइट कैसे होगा, अगर हॉट डाइट से क्या होता है, ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाता है,
और मैस्टिकेशन अगर जोर में करें, इसलिए हम लोग लिक्विड पहले दे रहे हैं, तो उसमें पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग का, हेमोरेज का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अच्छा ये हो गया। अच्छा एंटीबायोटिक वगैरह बोल दिया, मेडिसिन बोल दिया। और हाँ, और कभी कभार उसके साथ हम लोग जैसे स्टीम बोला, उसके साथ हम लोग जाइलोमेटाइलिन, ऑक्सीमेटाइलिन, नेजल ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं कंजेशन के थोड़ा कम करने के लिए। क्योंकि हम लोग जैसे सर्जरी करते हैं कोई भी नेजल सर्जरी, उसके बाद क्या होता है, जो एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन होता है टर्मिनेट में, हम लोग सेप्टम में सर्जरी किया, नेजल ब्लॉकेज कुछ दिन तक रहता है एक्स्ट्रा, कोई भी नेजल है हम जो पैक दिया उसका एक फॉरेन बॉडी मटेरियल है, उससे क्या होता है नेजल जो लैटरल वॉल है उसमें थोड़ा इन्फ्लेम्ड होगा, इसीलिए नेजल प्लैक रिमूव के बाद हम लोग को डिकंजेशन ड्रॉप देना पड़ता है 7 से 5 दिन तक। क्यों, इसे पूछा जाएगा क्यों देंगे। हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आप जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मैकेनिज्म एक्शन है उसमें डिलेड होता है, उसमें क्या होता है जो म्यूकोसा रहता है एलर्जिक, स्टेरॉइड हम क्यों लेते हैं, इन्फ्लेमेशन का रिड्यूस करने के लिए, तो उसका जो मैकेनिज्म रहेगा एलर्जी को घटाने के लिए, उसको हम लोग रिजल्ट पाने में 2 to 3 वीक्स लगेगा, इसीलिए वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देते हैं इसमें। हाँ, कि गुड क्वेश्चन, जो हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों नहीं दे रहे नेजल स्प्रे, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का म्यूकोसा जो एलर्जी म्यूकोसा का नॉर्मल म्यूकोसा कन्वर्ट करेगा, तभी नेजल ब्लॉकेज जाएगा। इसमें क्या है, तुरंत एक्शन है, पेशेंट सर्जरी हुआ उसके बाद अगर अगला दिन आएगा पेशेंट, सर हम लोग आप तो किए थे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, मेरा तो और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया, आप कैसे सर्जरी किया, तो बोलेगा ना, आप अगर समझाओगे उसको जे ठीक है तुम्हारा एलर्जी है ऑपरेशन के बाद से कॉजपी से इतना, तो नहीं समझेगा। हम लोग नेजल स्प्रे देंगे, आफ्टर 3 वीक्स जो एलर्जी म्यूकोसा है उसमें नॉर्मल म्यूकोसा कन्वर्ट होगा, तो 3 वीक्स तो पेशेंट मतलब सर्जरी के ऊपर उसका ये चल जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग नेजल इसमें ड्रॉप देते हैं एट फर्स्ट फॉर 1 वीक। हाँ, आफ्टर दैट अगर कुछ नेजल ब्लॉकेज का कंप्लेंट हो गया तो स्टेरॉइड स्प्रे देते हैं। इसीलिए तो मतलब जैसे टार्बिनेट हाइपरटोमी है उसमें उसका अलग सर्जरी है, टार्बिनोप्लास्टी, टार्बिनेक्टमी, उस अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को देखना पड़ेगा हम लोग को, एंडोस्कोपी नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, जो डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी है उसमें समझाएंगे, जब हम लोग को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन डीएनएस के वजह से हो रहा है तभी हम लोग डीएनएस सर्जरी करने जाएंगे। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का फाइंडिंग्स होना चाहिए ना, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी ड्यू टू नेजल पॉलिपोसिस, कैन बी ड्यू टू नेजल इन्फेक्टेबल हाइपरटोमी, और ड्यू टू नेजल सेप्टम डेविएशन। सेप्टम डेविएशन के अगर एंडोस्कोपी करके सीटी स्कैन करके हम लोग को डायग्नोसिस किया तभी तो पता चला। अच्छा, ये दोनों का इन्वेस्टिगेशन पार्ट छूट गया था पिछले दिन भी, हम लोग तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, एसएमआर ऑपरेशन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, कैसे हम लोग डायग्नोसिस क्लिनिक के लिए किया, हम लोग एंटीरियर राइनोस्कोपी, उसके बाद डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन हो गया। अच्छा, दूसरा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रेडियोलॉजिकल कुछ करते हैं, पहले एक्सरे करना है, उसके बाद सीटी स्कैन जाना है, ठीक है, छोटा से बड़ा, ऐसे पहले सीटी स्कैन नहीं बढ़ देना है। पहले क्या क्लिनिकली टेस्ट, क्लिनिकली हम लोग एग्जामिन किया, उसके बाद डायग्नोस्टिक जो है ओपीडी प्रोसीजर में डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी किया, कुछ क्लिनिकल टेस्ट है, कॉटन टेस्ट, कटल टेस्ट, या किसी को याद है एग्जामिनेशन हम नोज में किया पढ़ाया था, कॉटल टेस्ट, कॉटन टेस्ट, फ्लो चेक करने के लिए एरोए का, हाँ ऐसे कॉटन देके दोनों तरह का कंपेयर करते हैं, और कॉटल टेस्ट में इसको रिटेक्ट करते हैं, जो भाल्व का, इसमें क्या अगर इसको रिटेक्ट करके हम लोग का एरोए इंक्रीज हुआ तो हम लोग देखेंगे उसमें भाल्व में प्रॉब्लम है, नीजल भाल्व है, हाँ उसको कॉटल टेस्ट बोला जाता है। वो डिटेल हिस्ट्री जब होगा डिस्कशन हम लोग का उसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा आया तो बोल दिया। हाँ, जो नेजल केस होता है लॉन्ग केसेस, इसमें पूछा जाता है ये सब टेस्ट के बारे में डिटेल्स में। हाँ, और एक जब फॉग टेस्ट होता है, फॉग टेस्ट हम लोग टंग डिप्रेशन को रखते हैं, उसमें जो फॉगिंग होता है दोनों तरफ का उसको कंपेयर करते हैं। ये तीनों क्लिनिकल जो टेस्ट में हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन में। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में जैसे डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी ऑल नेजल केसेस में करना पड़ेगा, इसमें भी ये दोनों में भी इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, देन एक्सरे, ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू, ऐसे ओएम व्यू नहीं पढ़ना है, हाँ तुम लोग को ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू, एक्सरे पीएनएस, पैरानेजल साइनसिस, एक्सरे पैरानेजल साइनसिस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएनएस ओएम व्यू, हम लोग ओपीडी सीट में लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को बोला गया कौन सा एक्सरे, एक्सरे तो बहुत तरह का होता है, ऑल नेजल एक्सरे पीएनएस और पैरानेजल साइनसिस,
ब्रैकेट में ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू, OM व्यू। सीटी स्कैन में क्या लिखेंगे? सीटी स्कैन कहाँ का? PNS। उसमें ये डिटेल्स में नहीं पूछता है तुम लोगों को, पीजी में पूछता है एक्सियल व्यू ना कोरोनल व्यू, सैजिटल व्यू, 1 mm सेक्शन, ये सब लिखना पड़ता है, उतना पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक्से का पूछेगा डिटेल्स में, कौन सा व्यू? ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू, एक्से PNS, एक्से PNS, सीटी स्कैन PNS। अच्छा, और क्या करेंगे हम लोग? ब्लड टेस्ट करेंगे। जैसे हम लोग बोले डायबिटीज, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अच्छा, उसके साथ हम लोग ब्लड में और क्या क्या देखेंगे? और कुछ बीमारी है कि नहीं? किडनी, लिवर है, ब्लीडिंग, जो बोला दूसरा, जो 4th पॉइंट था कॉन्ट्राइंडिकेशन में, क्या था? ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो कोआगुलेशन प्रोफाइल देखेंगे। हाँ हाँ, পিটি এপিটিটি আয়না এগুলো দেখবো। এপিটিটি আর একটা প্রথম প্লেটলেট কাউন্ট প্রথমে দেখবো, শুধু পিটি প্রথমে চাপিয়ে যাবো না। সিবিসি মানে টোটাল কাউন্ট দেখবো, ঠিক আছে। ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট দেখবো, হিমোগ্লোবিন ঠিক আছে কিনা। অ্যানিমিয়া থাকলে কি অপারেশন করব? অ্যানিমিয়া থাকলে করব না। আরো কিছু ইন্ডিকেশন ছিল, বলে আছে कौन-सा इंडिकेशन कुछ था डिटेल्स में, धिंगरा के बुक में नहीं है, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब चलता है उसमें नहीं किया जाता है नेजल सर्जरी, हाँ। और टॉन्सिलेक्टमी नहीं किया जाता है, जो 5 डेज रहता है उसमें नहीं किया जाता है फीमेल पेशेंट का, ठीक है। टॉन्सिल नहीं होता है और नेजल सर्जरी नहीं होता है। पीरियड के टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग का टाइम रहता है ना, उसमें कोआगुलेशन ठीक से नहीं होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। इसके लिए टॉन्सिल सर्जरी ज्यादा, एक एक्चुअली इस एरिया तो हाईली वास्कुलर है, पैर में इतना हाईली वास्कुलर नहीं है, तो इसमें हम मेंस्ट्रुअल एक्टिव स्टेज में पीरियड के टाइम में हम लोग नहीं करते। अच्छा, जो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन था एक पॉइंट में, ये सब दूसरा बुक है ना, वो साहा बोल के, वो सब पुराना वाला बुक बोलता था, उसमें है, धिंगरा में बुक में नहीं है। हाँ, और एक है, और क्या था, और एक था, धिंगरा के बुक में लिखा नहीं ना ये वाला पॉइंट, धिंगरा के बुक में नहीं है शायद। और क्या था, कहाँ पे थे? इन्वेस्टिगेशन, हाँ, उसमें एनीमिया, हाँ, एनीमिया भी नहीं किया जाता है। अगर सीवियर एनीमिया रह गया, सिकल सेल एनीमिया, हाँ, इसमें नहीं करते हैं। एनीमिया ब्लड, इसीलिए हीमोग्लोबिन देखते हैं ना, हीमोग्लोबिन ब्लड काउंट क्यों देखते हैं? ब्लड हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन अगर 9 के नीचे हो गया तो हम लोग हीमोग्लोबिन को करेक्शन करेंगे, कॉज पहले देखेंगे, कॉज का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सर्जरी के लिए जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन एनीमिया में एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, दोनों सर्जरी का, ये दोनों पॉइंट ऐड करना है, हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेशन में। अच्छा, उसके साथ वो जो बोला जैसे बीटी, सीटी, एपीटीटी, कोआगुलेशन प्रोफाइल, आईएनआर देखते हैं। अच्छा, पीटी आईएनआर देखते हैं, हाँ। और ब्लड काउंट में और क्या देखेंगे? सेरोलॉजी टेस्ट, HIV जो ब्लड से फैलता है, कुछ बीमारी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी কেন দেখি না? ডিটা কেন দেখবো না? हेपेटाइटिस बी होले तारी डी होते पारे, सो हेपेटाइटिस डी कभी चेक नहीं करते। हेपेटाइटिस सी देखते हैं, हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा कॉन्टेजियस है, उसके बाद है HIV कॉन्टेजियस, उसके बाद हेपेटाइटिस सी क्यों? ब्लड के थ्रू फैलता है सिर्फ। और हेपेटाइटिस HIV इतना कॉन्टेजियस नहीं है कंपेयर टू हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी कितना दिन वायबल रहता है? 8 डेज 7 डेज किसी भी सरफेस में। HIV का इन्फेक्शन 8 मिनट तक ड्राई रहेगा तो वायबल नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ये सब सेरोलॉजी टेस्ट देखते हैं, VDRL, चारों सेरोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है। सिफिलिस का टेस्ट है क्या? VDRL, चारों सेरोलॉजी टेस्ट करते हैं। कभी कभी VDRL को छोड़ देते हैं क्योंकि उतना नेजल में नहीं इंपॉर्टेंट, 3 सेरोलॉजी कराना पड़ता है। अच्छा, सेरोलॉजी करेंगे और चेस्ट एक्स-रे और इसी करता है, तो कार्डियक स्टेटस तो देखना है ना किसी भी सर्जरी का। यूरिया क्रिएटिन, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिन देखते हैं किडनी फंक्शन के लिए, और लिवर फंक्शन टेस्ट कभी कभार करते हैं। ये सब टेस्ट में इन्वेस्टिगेशन में आएगा, लॉन्ग केस में पूछेगा, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन दोनों सर्जरी के एक ही इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन हो गया, सर्जरी हो गया, पोस्ट ऑफ केयर हो गया। अच्छा, नेजल स्प्लीन बोल के एक चीज है,
हम लोग स्प्लिंट यूज करते हैं सेप्टोप्लास्टी में कभी कभार। स्प्लिंट क्या है, जैसे हम लोग नेजल पैक नहीं यूज कर रहे, हम लोग सर्जरी में सुचर दिया तो एक सपोर्ट देते हैं सेप्टम को दोनों तरफ से। एक प्लास्टिक का जैसे नेजल शेप का ऐसे ऐसे शेप का मिलता है बाहर में, हम लोग एक से प्लेट काट के भी बना सकते हैं, एक से जो प्लेट है उसको भी काट के बना सकते हैं। तो सिलियास्टिक एक सीट मिलता है, उसको दोनों साइड में हम लोग एक सुचर देके फिक्स करते हैं, इसको नेजल स्प्लिन बोला जाता है। उसको आफ्टर 5th to 8th पोस्ट ऑफ डे में रिमूव कर देते हैं। क्यों? जैसे पैक नहीं दे उसको सपोर्ट, तो एक फ्लैपी सेप्टम बोल के कॉम्प्लिकेशन पे था ना, तो जो उसका एडिशन के लिए दोनों फ्लैप अगर उसमें कि फाइब्रोसिस फॉर्मेशन हो तो उसके लिए हम लोग स्प्लिन देके उसको थोड़ा प्रेशर देते हैं। तो स्प्लिन कभी कभार यूज होता है सेप्टोप्लास्टी के बाद, ठीक है। इसका बेनिफिट के लिए किया है जो उसको सेप्टम फ्लैपी नहीं होगा, जल्दी हीलिंग होगा, ठीक है, और जो ब्लड कलेक्शन अगर सेप्टल हीमाटोमा का कनेक्शन भी लेस होगा। इसलिए कभी किसी किसी केस में हम लोग नेजल स्प्लिंट यूज करते हैं, जिसको आफ्टर सर्जरी का 5th सर्जरी के पोस्ट ऑफ डे नहीं तो 8th पोस्ट ऑफ डे में उसको रिमूव कर देते हैं, जिस अकॉर्डिंग टू पेशेंट 5th to लेके 8th तक। दिस ऑल द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इसके बाद कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, एसएमआर का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या था? किसी भी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन क्या बोला? हेमरेज, फर्स्ट पॉइंट हेमरेज। टॉन्सिल हो गया हेमरेज, टैकिस्टमी हो गया हेमरेज, किसी भी सर्जरिकल प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेशन हेमरेज। इवन डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी उसका भी कॉम्प्लिकेशन क्या है? हेमरेज। कुछ ही डायग्नोस्टिक टेस्ट का भी हेमरेज हो सकता है, ठीक है, हेमरेज। अच्छा, हेमरेज होगा तो क्या होगा? हेमरेज होगा तो क्या होगा? अगर ब्लड किसी में कलेक्शन होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कहीं पर भी कलेक्शन होता है, हीमाटोमा। हीमाटोमा तो इसमें क्या है? सेप्टल हीमाटोमा होगा, इन बिटवीन दोनों सेप्टम के बीच में ब्लड कलेक्शन को हीमाटोमा बोलेंगे। हीमाटोमा में क्या है? ब्लड में क्या होता है? बैक्टीरिया। तब क्या होता है? एब्सेस फॉर्म होता है, तो सेप्टल एब्सेस। सेप्टल एब्सेस अगर ज्यादा दिन तक रहेगा तो क्या बोला था? बैक्टीरिया क्या करेगा? नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस होके क्या होगा? सेप्टल परफोरेशन फॉर्म होगा, ठीक है, सेप्टल परफोरेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? अगर सेप्टल कार्टिलेज ज्यादा तो सैडल डिफॉर्मिटी होगा। और क्या हो सकता है? कोलुमेला सुप्राटिप डिफॉर्मिटी, टिप अगर टिप का नेक्रोसिस हो गया एब्सेस से तो सुप्राटिप डिफॉर्मिटी होगा, टिप कोलैप्स हो सकता है। और रिट्रैक्शन भी हो सकता है, जो हम लोग कोलुमेला अंदर तरफ रिट्रैक्टेड हो गया, पीछे का पार्ट अगर कार्टिलेज नेक्रोसिस हो गया तो कोलुमेला रिट्रैक्टेड हो सकता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में एक पॉइंट बोलेंगे जो एज ए पार्ट ऑफ हम लोग सेप्टोरेनिप्लास्टी ऐसे कर रहे हैं, उसमें हम लोग सेप्टोप्लास्टी करके छोड़ दिया तो एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी। अच्छा, सेप्टोप्लास्टी में एक कॉम्प्लिकेशन है, हम लोग जैसे सेप्टल कटिंग को प्रिजर्व कर रहे हैं, सर्जरी के बाद देखा जो कॉम्प्लिकेशन, एक कॉम्प्लिकेशन पॉइंट है तो डीएनएस करेक्शन ही नहीं हुआ सेप्टल पार्ट का, तो पार्सिस्टेंट डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है ना। इसमें एसएमआर में ऐसे नहीं हो सकता, एसएमआर में सब कुछ हटा दिया, सिर्फ वो ब्रिज ऐसे ऊपर नीचे छोड़कर सब कुछ, तो उसमें डीएनएस होने का चांस, उसमें फ्लैपी सेप्टम ज्यादा होता है, इसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है? पार्सिस्टेंट सेप्टल डिफॉर्मिटी रह सकता है, एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी रह सकता है। अगर हम लोग सेप्टोरेनिप्लास्टी नहीं किया, सिर्फ सेप्टोप्लास्टी किया, लेकिन नेजल डिफॉर्मिटी है तो डिफॉर्मिटी रह सकता है। আর কি ছিল? টক্সিক সব সিন্ড্রোম, ওগুলোর আগে কি একটা ছিল না? টিএসএস এর আগে টক্সিক সব সিন্ড্রোমের আগে কি একটা ছিল না पॉइंट? क्या बोले थे? एसएमआर का पॉइंट बोले तो, एसएमआर का पॉइंट सैडल डिफॉर्मिटी बोले थे, फ्लैपी सेप्टम बोले थे, सेप्टल परफोरेशन हो गया, और कोलुमेलर रिट्रैक्शन बोले थे, और टॉक्सिक इसमें भी होगा, सेम मैकेनिज्म। हाँ, सेम एकदम। हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेशन में एस्मा जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। हाँ, और एस्मा में क्या है? जैसे एस्मा में तो मतलब एस्मा विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में नहीं करेंगे, लेकिन एस्मा पेशेंट को हम लोग कभी कभार जिसमें क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस रहता है, देखा गया है एस्मा पेशेंट में क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस रहता है, तो एस्मा 75% पेशेंट में रहेगा ही। इसमें एलर्जी राइनाइटिस को हम लोग क्योर करेंगे, एलर्जी राइनाइटिस को
तब एस्मा भी ठीक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कभी एस्मा पेशेंट में भी करना पड़ सकता है अगर डीएनएस पोस्ट ओवर। हाँ, उसमें क्या ऑक्सीजन देंगे, उसमें एडमिट रहेंगे पेशेंट को, जैसे बोला ना, जैसे हम लोग सीओपीडी पेशेंट को, नहीं तो ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट को हम लोग सेम डे डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उसको पेशेंट का ऑब्जर्वेशन के लिए 48 आवर्स तक एडमिट रहना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी हुआ, घर में गया, अगर एस्मा का प्रॉब्लम आ गया, फिर नेजल का पैक है, तब तो प्रॉब्लम पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग उस पेशेंट को एडमिट ज़्यादा देर तक रहते हैं। और कुछ, और क्या कुछ पूछना है? अच्छा, एक डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी पढ़ा था, इसको भी छोटा टॉपिक है। हाँ ठीक है, डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, कुछ आइडिया है इसका नाम में क्या बोला गया है? डायग्नोसिस ऑफ द नेजल कैविटी। जैसे एंटीरियर राइनोस्कोपी की है, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी, वो जो मिरर पड़े थे, और एंटीरियर राइनोस्कोपी थोडिकम नेजल स्पेकुलम से करते हैं, वो पिछले बहुत साल पहले होता था, जब एंडोस्कोपी यूज हुआ उसके बाद आया डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी टू एग्जामिन द नेजल कैविटी। अच्छा, इंडिकेशन क्या क्या है? नहीं, हाँ, इंडिकेशन टू डायग्नोसिस द डिजीज। ठीक है, जो पैथोलॉजी है उसको डायग्नोसिस करने के लिए, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉज, ठीक भी बोला, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज क्या है, जैसे बोला पॉलिप भी हो सकता है, उसमें राइनोस्पोडियोसिस ट्यूमर है, कोई इन्वर्टेड पैपिलोमा हो सकता है, बहुत तरह का ट्यूमर है, कुछ सार्कोमा हो सकता है, बहुत तरह का ट्यूमर होता है, जितना ट्यूमर है, हाँ, मेनिंजियोमा हो सकता है। तो कौन सा प्रॉब्लम है जिसके लिए हम लोग, इन्फेक्टाइवेट हाइपरट्रोफी हो सकता है, डीएनएस है, इसके लिए हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए एंडोस्कोपी करेंगे, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का डायग्नोसिस के लिए करेंगे, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस के लिए करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस का डायग्नोसिस के लिए करेंगे, पेशेंट का एलर्जी, साइनस, नेजल डिस्चार्ज खत्म ही नहीं हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर हो रहा है, तो हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हम लोग डायग्नोसिस करके क्या करके ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स, नहीं तो साइनस का जो ओपनिंग रहता है उसमें ब्लॉक है, मल्टीपल ऑस्टियम है, ये सब डायग्नोसिस तो ऐसे क्लिनिकली नहीं कर सकते, एंडोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। ऑस्टियम जैसे मैक्सिलरी ऑस्टियम एक, नहीं तो मल्टीपल भी रह सकता है, मल्टीपल रहने से क्या होता है, फिजियोलॉजी में पढ़ाया गया था, मल्टीपल अगर मैक्सिलरी साइनस में पकड़ लो, जो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस मैकेनिज्म फिजियोलॉजी के पढ़ाया दिया था, सिलियरी मूवमेंट, म्यूकोसा कैसे रहता है साइनस और पैरानेसल साइनस में, कौन सा म्यूकोसा रहता है? सिलिएटेड, स्ट्रैटिफाइड, स्क्वामस एपिथेलियम, तो उसमें सिलिया रहता है ना, तो सिलियरी मूवमेंट जो रहता है एक तरह होता है, उसको एक मेमोरी रहता है, जैसे उधर दरवाजा है तो सब सिलिया ऐसे मूव करेगा, उसको जो सिक्रेशन हो गया, कुछ फॉरेन बॉडी हो गया, घुस गया कुछ, उसको उस तरफ ही ले जाएगा सिलियरी मूवमेंट के। फिजियोलॉजी में नहीं हो गया तो तुम्हारा थियोरी, साइनस का फिजियोलॉजी में पढ़ाया गया था ना, तो मेन जीस्ट है इतना ही लेना है, उधर से इतना बढ़ेगा, लेकिन जीस्ट है बोल रहा हो सिलिया, हाँ हाँ, स्टीलियोसिरी जो मूवमेंट होता है एक तरफ रहता है, ऐसा नहीं है दो दरवाजा रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर कलेक्शन जमता रहेगा, कुछ सिलियरी उधर घुसेगा, कुछ उधर चलेगा, पॉलिप ऐसे ही तैयार होता है। हाँ, जो है उधर अगर दोनों दरवाजा रह गया, इधर भी उधर भी, तो सिलियरी मूवमेंट ठीक से क्लीन नहीं कर पाएगा मैक्सिलरी साइनस से, सिलियरी मूवमेंट कुछ मेमोरी इधर पुश करेगा, कुछ उधर पुश करेगा, तब क्या है म्यूकोसा हाइपरट्रोफी रहता है, स्टैग्नेंट सिक्रेशन स्टैग्नेंट होता रहेगा, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन वहाँ आएगा तो साइनोसाइटिस और बढ़ते जाएगा। इसीलिए एंडोस्कोपी करके हम लोग देख लेते हैं जे साइनस के एक से ज्यादा सिलिया है कि नहीं है, तब फेस में क्या करते हैं, फेस पढ़ेंगे जब बोलेंगे, सब सिलिया का कॉमन एक सिलिया में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग, जैसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ना है उसमें पॉलिप, ना है उसमें डीएनएस, लेकिन उसका साइनोसाइटिस नहीं है, एंडोस्कोपी करके देखेंगे मल्टीपल सिलिया है कि नहीं है, मल्टीपल ओपनिंग है कि नहीं है मैक्सिलरी साइनस पे। ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनस के इसीलिए फेस किया जाता है, तब उस पेशेंट में जो मल्टीपल ओपनिंग है उसको अवॉइड करके एक ही ओपनिंग में कन्वर्ट करना है, यही है थ्योरी। हाँ, इसमें अगर तब करेंगे तब सिलियरी मूवमेंट ठीक होगा, पेशेंट का सिक्रेशन स्नीजिंग सब बंद हो जाएगा। हाँ,
एक मतलब रिजल्ट दिया, उसका बहुत सारा है, एक मतलब बोला इसका फिजियोलॉजी, हाँ सीलिया का। तब हम लोग देखेंगे एंडोस्कोपी करके जे सीक्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एपिस्टेक्सिस में देखेंगे। अच्छा, और क्या क्या होता है नाक का, जैसे CSF राइनोडिया एक टॉपिक है ना तुम लोग का, अगर जैसे CSF राइनोडिया हो रहा है तो उसका ओपनिंग कहाँ पर है देखेंगे। और नेजल पॉलिप है ना, दूसरा कुछ ट्यूमर है, उसको डिफरेंशिएट कैसे, पॉलिप को टच जो बोला था ना, टच सेंसेशन होता है ना, किसमें होता है, पॉलिप में होता है, पॉलिप का टेस्ट था ना, तो हम लोग कभी इंडोस्कोपी के दौरान देखते हैं टच करके सेंसेशन है कि नहीं है। पॉलिप में क्या होता है, सेंसेशन होता है, नहीं होता है। दूसरा ट्यूमर में होगा, अगर दूसरा कुछ ट्यूमर हो गया उसमें टच करेंगे तो सेंसेशन होगा, ठीक है। अच्छा, बायोप्सी लेंगे जब एंडोस्कोपी करके, तब हम लोग कोई एग्जामिनेशन करके देखा, नेसोफेरिंक्स को एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें कुछ ट्यूमर है कि नहीं है, सिर्फ नेजल कैविटी को नहीं, एंडोस्कोपी करके। नेसोफेरिंक्स को पहले PNS मिरर से देखते थे, आप लोग एंडोस्कोपी करके देखते हैं, तो इंडिकेशन में ये सब पॉइंट हो गया। बायोप्सी, अगर सस्पेक्टेड केस ऑफ मैलिग्नेंसी हो गया तो उसमें हम लोग सेम टाइम बायोप्सी लेंगे, ठीक है। ये सब एंडोस्कोपिक डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी इंडिकेशन है, ठीक है। पहला पॉइंट लेकिन बोलना है एग्जामिनेशन ऑफ नोज। अच्छा, और एक पॉइंट है, हम लोग कुछ सर्जरी का प्लान करने जा रहे हैं, उसका एंडोस्कोपी करके कोई बड़ा ट्यूमर हो गया, जैसे JNA है कि नहीं है, उसका कितना दूर एक्सटेंड है, कुछ पेपिलोमा, कुछ इन्वर्टेड पेपिलोमा है, उसका कितना दूर, तो सर्जरी का प्लानिंग और आउटकम जानने के लिए, मतलब प्लानिंग करने के लिए, और आउटकम कैसा होगा इसको भी देखने के लिए एंडोस्कोपी करते हैं हम लोग। कोई ट्यूमर है, साइनोनेजल मास है, कुछ साइनोनेजल मास है, लेकिन मास का क्या आउटकम हो सकता है, इसको सर्जरी तो कर दिया, ये रिकरेंस हो सकते कि नहीं सकते, हमको कितना एक्सटेंसिव सर्जरी को फ्लैप लेना है, इसका प्लानिंग के लिए कोई बड़ा जो नेजल सर्जरी होता है उसके लिए भी एंडोस्कोपी मास्ट है। कुछ साइनोनेजल मास्क है जो एंडोस्कोपी करके ऐसे देखते हैं, ठीक है। सिर्फ बायोप्सी नहीं है, प्लानिंग और आउटकम के लिए देखेंगे कैसा रिजल्ट होगा, उसके लिए असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ऑफ। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसमें एनेस्थीसिया कैसे जाएगा, लोकल, हम लोग जिए देंगे क्या, हाँ पढ़ सकता है नियोनेट पे, अंडर जियो में करता है, नियोनेट, नहीं तो चिल्ड्रन में, अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन है, जिए देना पड़ सकता है, एंडोस्कोपी में जिए में करता है, करना पड़ सकता है। हाँ, स्प्रे देते हैं जाइलोकेन 10% स्प्रे, उसके बाद हम लोग पैकिंग करते हैं सेम है सेप्टोप्लास्टी जो गॉज से, जिसमें हम जाइलोकेन देंगे 4% जाइलोकेन, 2% नहीं, हाँ इस पे सरफेस एनेस्थीसिया दोनों यूज होता है, आइदर 4 और अबव जाइलोकेन, उसके कम में सरफेस एनेस्थीसिया नहीं होगा। लिडोकेन और जाइलोकेन सॉल्यूशन का 4 और अबव, 4 मिलता है, एक जेली फॉर्म में भी आता है जाइलोकेन जेली, जिसमें हम लोग इंटूबेट वगैरह करते हैं, राइस ट्यूब जिसमें, वो भी जेली फॉर्म में आता है, नहीं तो लोकल सॉल्यूशन फॉर्म में आता है। सॉल्यूशन फॉर्म 3 तरह का मिलता है, 4% जिसको हम लोग गॉज से सोक करके देते हैं, ज्यादातर तरह आता है, और स्प्रे फॉर्म में दोनों तरफ आता है, 10 और 15%। 15% अभी मार्केट में कम वो मिलता है, पहले बहुत मिलता था, 10% जाइलोकेन स्प्रे रहता है उसमें, हाँ। और जेली जो मिलता है, जेली में भी हम लोग देते हैं। जेली नेजल में नहीं यूज होता है, एंडोस्कोपी में हम लोग क्यों नहीं करते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हम लोग राइस ट्यूब करते हैं, नेजल इंटुबेशन करते हैं, जेली देते हैं, तो एंडोस्कोपी में क्यों नहीं, एंडोस्कोपी में जेली नहीं देते क्यों, आइडिया कुछ। जेली का सब्सटेंस कैसा है, चिप चिप, तो उसमें क्या है, हम लोग अगर इंट्रोड्यूस के बाद अगर एंडोस्कोप को करेंगे तो फॉग कर जाएगा, पूरा हेजी हो जाएगा फील पूरा। और वो जेली जो थिक एंड, उसका साइनस का डिस्चार्ज है नहीं, जाइलोकेन जेली है, समझ मैंने बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोग नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है यही प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ब्लीडिंग तो वही तो कॉम्प्लिकेशन में बोलेंगे ना, बोला ना आप पिछले, सॉरी, ब्रीदिंग तो माउथ ब्रीथ करने को बोलते हैं किसी भी सर्जरी में, माउथ ब्रीथ बोलते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोग पूछना चाहिए था, सर अगर GMA करेंगे तब थ्रोट पैक देता है, ब्लीडिंग के बारे में, वो पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग का कुछ आइडिया देते हैं,
सेप्टोबस्टी एसिमर करेंगे तो ब्लीडिंग तो होगा ही ना, हम लोग सक्शन करके कितना ब्लड को सक करेंगे। तो एस्पिरेट करता है क्या, लोकल में पेशेंट रहेगा तो डिग्लूट कर लेगा, लेकिन स्टोमक से तो कुछ जाएगा ना, जब वॉमिट के साथ निकलेगा बाद में, नहीं तो ब्लैक स्टूल होगा अगला दिन। अच्छा जी में करते हैं तब क्या करते हैं, एक थ्रोट पैक दे देते हैं लैरिंग्स पे, हाइपोफेरिंग्स पे। क्या होता है जब नेजल ब्लड हो गया उसमें ही सोक करके रह गया तो रिप्लाइड के साथ रिमूव हो जाएगा, एस्पिरेट करने के चांस नहीं है। ठीक है, ये आइडिया के लिए बोल दिया, ये पूछेगा भी, पूछ भी सकता है। हाँ अच्छा, इसमें भी जैसे ब्लीडिंग हम लोग इसीलिए उसके साथ जाइलोकेन के साथ हम लोग एड्रेनालिन वेसोकंस्ट्रिक्शन देते हैं, नेजल ड्रॉप जाइलोमेट्रिलिन ऑक्सीमेट्रिलिन भी देते हैं। वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो लेस दोनों फायदा है। वेसोकंस्ट्रिक्शन क्यों दे रहे हैं, जो सॉल्यूशन में पैक दे रहे हैं डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी में, एक तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो टारगेट छोटा होगा, तो उसमें हम लोग का इंट्रोड्यूस करने में एंडोस्कोप को आसानी होगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन के बाद जो होता है वेसल सब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ब्लीडिंग ट्रॉमा के साथ लेस ब्लीडिंग का चांस भी लेस रहेगा, तो वेसोकंस्ट्रिक्शन इसीलिए सॉल्यूशन में पैक देते हैं। ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया हो गया, इंट्रोड्यूस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इजी हो गया, 3 नंबर पॉइंट जो ब्लीडिंग लेस ब्लीडिंग के लिए। ठीक है, तीनों पॉइंट है। अच्छा इसमें 3 पास में हम लोग, अच्छा सुपाइन पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। ठीक है, हम लोग सेमी जो ओपीडी चेयर रहते हैं, डेंटल जैसे चेयर है ना, ईएनटी के ओपीडी में इंडिया में बहुत कम, कॉर्पोरेट भी यूज होता है, लेकिन बाहर में क्या है ऐसे ओपीडी चेयर रहता है ईएनटी के भी, थोड़ा स्ट्रेट रहता है, इतना स्ट्रेट नहीं है डेंटल जैसा, उतना भी ये नहीं है, थोड़ा 15 डिग्री टू 20 डिग्री एंगल में रहता है। ईएनटी ओपीडी एग्जामिनेशन चेयर रहता है। ऐसे यहाँ पर इंडिया में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस में टूल में भी यूज होता है, लेकिन कॉर्पोरेट कुछ सेक्टर में और फॉरेन कंट्रीज में हम लोग ईएनटी एग्जामिनेशन चेयर रहता है। वो चेयर कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 10 लाख, सो यूज नहीं होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट के लिए रहता है ऐसी प्राइस। तो उसमें हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं सिटिंग पोजीशन में, नहीं तो हम लोग सुपाइन पोजीशन में करते हैं। ठीक है, इसमें सीडेशन देने का जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे आईवी सीडेशन देते हैं एडल्ट पेशेंट का, जिसमें सेप्टोबस्टी एसएमआर करते हैं, उसमें आईवी सीडेशन देते हैं इन फॉर्म ऑफ 14 और कंपोज। हाँ, आईवी सीडेशन देते हैं कभी कभार। इसमें आईडीसी सीडेशन का कोई जरूरत नहीं रहता है। अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन में और नियोनेट में अगर एंडोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी की जरूरत है, ओएसए हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है, सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन में करने के बाद भी एंडोस्कोपी जरूरत होता है किसी किसी सेक्टर में, जेएनए है ना एडिनोइड है, इतना पता नहीं चल रहा है, नहीं तो और कुछ डिफरेंट ट्यूमर है, तो उसको एंडोस्कोपी करने के लिए अंडर जे भी करना पड़ता है चिल्ड्रन में। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोकल एनेस्थीसिया में। अच्छा प्रोसीडियर में, अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन क्या क्या लगेगा इसमें, एक है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या क्या मिलता है ईएनटी में, मेन 0 डिग्री यूज होता है, 4 तरह का एंडोस्कोप मिलता है ईएनटी में। 0 डिग्री एक तो होता है जो चौड़ा, हाँ डायमीटर, 2.7 जो पेडियाट्रिक है, 2.7 mm लिख लो, बुक में इतना नहीं मिलेगा शायद, और 4 mm, और एक होता है लैरिंजियल एग्जामिनेशन के लिए कभी कभी 10 mm का मिलता है, मोटा है, जो लैब में यूज होता है। ऐसे 4 और 2.7 mm जो डायमीटर है ये ज्यादा यूज होता है। 3-4 डिग्री का मिलता है एंडोस्कोप। एक हो गया 0 डिग्री वाला जिसमें स्ट्रेट व्यू आएगा और थोड़ा टिल्ट 30 डिग्री और थोड़ा 45 डिग्री और 90 डिग्री, और सॉरी 75 आता है, 75 95 5 तरह 5 डिग्री का एंडोस्कोप मिलता है। ठीक है, 0 डिग्री स्ट्रेट व्यू आएगा, 30 डिग्री उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 75 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। अच्छा इसमें यूज होता है 0 डिग्री वाला, मेनली 35 डिग्री होता है, तो एंगल में देखेंगे ना सब कुछ। 4 mm और 2.7 mm दोनों एंडोस्कोप ज्यादा यूज होता है। 2.7 mm 30 डिग्री, 4 mm 30 डिग्री और 4 mm 0 डिग्री। अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें क्या क्या मिलेगा, थूडिकम नेजल स्पेकुलम, वही टिली नेजल फॉरसेप्स, हाँ, और एंटी फॉग सॉल्यूशन देना पड़ता है। कोई भी एंडोस्कोपिक सर्जरी होगा तो फॉगिंग इशू रहेगा इधर में, पेट में इतना नहीं रहता है, लेकिन नाक का जो ब्रीदिंग होता है ना, कोई भी नेजल सर्जरी में एंडोस्कोप इंट्रोड्यूस करेंगे तो
डिफॉग सॉल्यूशन होता है। जैसे हम लोग आयल मिरर में एग्जामिनेशन में बोले थे, पॉइंट याद है? डिफॉगिंग रे क्या करते हैं, उसको बॉडी टेम्परेचर में ले आते हैं ना, चेक करते हैं, तो उसको स्पिरिट लैम्प से गर्म करते थे। आयल मिरर याद है? नहीं तो हाँ एंटीफॉग के लिए, नहीं तो बोले थे जो गर्म पानी में भी उसको मतलब वाटर को गर्म पानी में से गर्म कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसको सैवलॉन में भी, सैवलॉन जो एंटीफॉग सॉल्यूशन रहता है, इसमें क्या है एंडोस्कोप सब गर्म में भी, हीट में भी खराब हो सकता है, इसलिए इसको गर्म नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं एंडोस्कोप को हम लोग, सैवलॉन तो मिलता है, एंटीफॉगिंग प्रॉपर्टी है इसके, इसको यूज करते हैं। तो जो मिरर का लेंस है उसको बार बार हम लोग डीप करते हैं फॉगिंग सैवलॉन में, तो उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पिक्चर क्लियर आएगा। ऐसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे तो पिक्चर हेजी आएगा, देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो रेस्पिरेशन के साथ जो फॉगिंग होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है एक, तो दूसरा है रेस्पिरेशन के साथ मॉइस्चर भी आएगा, तो डिफॉग के लिए सॉल्यूशन जरूरत है। हाँ अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लोकल बोल दिया, लोकल लगेगा क्या क्या, और इंडोस्कोप बोल दिया। हाँ गॉज पैक वगैरह लगता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट लगेगा। और टीली पैक से हम लोग नेजल पैक करेंगे, ठीक है। और स्पेकुलम थोड़ी कम स्पेकुलम लगते हैं, क्योंकि नेजल पैक करेंगे तो थोड़ा लगता है, इसलिए ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन लगता है। अच्छा, एक बार तीनों पास रहते हैं, ये एग्जामिनेशन का 3 पास रहते हैं, 3 पास में हम लोग देते हैं, फर्स्ट पास, सेकेंड पास, थर्ड पास। फर्स्ट पास ऐसे हेडिंग जैसे बोल रहे हैं, फर्स्ट पास में क्या देखते हैं, फ्लोर ऑफ द नोज से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, पूरा एकदम नेसोफेरिंक्स से चले जाता है, पहले हम लोग एकदम सीधा चले जाते हैं, उसके बाद उसको पुल करते हैं और एग्जामिन करते करते लौटते हैं। फर्स्ट प्लस में मीडियल टू द इंफेर टर्मिनेट एंड लैटरल टू द नेजल सेप्टम और थ्रू अलोंग द फ्लोर ऑफ द नोज, फर्स्ट पास। सेकेंड पास क्या है, मिडिल टर्मिनेट एक बाउंड्री सोचा, मिडिल टर्मिनेट के लैटरली एक पास है, मीडियली एक पास है। सेकेंड प्लस के मिडियल टर्मिनेट के लैटरल मीडियली और लैटरली है थर्ड पास, जिसमें मिडिल मेटस को एग्जामिन करेंगे। तीनों पास का हेडिंग है, ठीक है, याद रखना है, नहीं तो इतना बोलेंगे पहला टाइम तो याद नहीं रहेगा। फर्स्ट प्लस, सेकेंड प्लस, थर्ड प्लस, ठीक है। फर्स्ट प्लस में क्या देखेंगे तब, नेजोफेरिंक्स, पहले पीछे चला जाओ, नेजोफेरिंक्स का। अच्छा, कोई भी देखेंगे तो म्यूकोसा का कलर देखेंगे, कोई म्यूकोसा कैसा है, हेल्दी अनहेल्दी, कलर देखेंगे, रेडिश है ना पिंकिश है ना ब्लैकिश कलर का है ना, उसमें कुछ डिस्चार्ज का देखेंगे, दूसरा पॉइंट कुछ डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का कलर देखेंगे, डिस्चार्ज स्टिकी जैसा जो सब में कान में भी जैसे पढ़ाया गया है, डिस्चार्ज का कलर देखेंगे, डिस्चार्ज का थिकनेस देखेंगे, डिस्चार्ज का क्वांटिटी देखेंगे, इसमें भी सब कुछ ऐसे पॉइंट सब में देखते हैं। नेजल में भी सेम, जैसे ईयर में पढ़ाया गया था, कुछ डिस्चार्ज आ रहा है तो ब्लड कलर, ब्लड मिक्स हो रहा है, येलोइश डिस्चार्ज है कि ग्रीनिश डिस्चार्ज है ना वाटरी डिस्चार्ज है, इसमें भी सेम कॉज भी सेम है, ब्लड आएगा तो कहीं पर ब्लड मिक्स है, कहीं पर CSF रहा है, जैसे वाटरी हो गया तो वायरल हो सकता है, CSF हो सकता है, वायरल नेजल सिक्रेशन भी वाटरी होता है, अगर म्यूकोपुरुलेंट हो गया तो बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल में कैसे होता है पुरुलेंट और इयोलिस, स्यूडोमोनास में कैसे हो सकता है ग्रीनिश, ब्लैकिश ब्लड क्लॉट और फंगल में हो सकता है, ठीक है। ये सब तरह तरह के चॉकलेटी कलर का किसी को मिलता है, इस साइनस से आ रहा है, फंगस में ब्लैक फंगस जैसे था ना, उसमें ब्लैक जैसे आएगा, येलो पस बैक्टीरिया स्यूडोमोनास। और क्वांटिटी में देखेंगे हम लोग कितना क्वांटिटी में आ रहा है, प्रोफ्यूज है ना थोड़ा स्कैंटी निकल रहा है, इसमें भी थोड़ा देखेंगे, ये बोलना पड़ता है एंडोस्कोपी में जैसे एग्जामिनेशन। अच्छा, और म्यूकोसा का कलर भी देखते हैं उसमें, हाँ कैसा इडिमेटस है कि नहीं, नॉर्मल म्यूकोसा है उसका कलर कैसा है। और कोई इसमें जब देखेंगे स्वेलिंग, जैसे कान में भी था स्वेलिंग, तो हम लोग पॉजिटिव फेंजियोग्राम में देखेंगे कुछ स्वेलिंग है कि नहीं है। तो एडिनोइड पीछे क्या रहता है, कॉमनली एडिनोइड बच्चों में रहता है, पीछे का ट्यूमर कौन सा है, इतना दिन में आइडिया कुछ होगा, तो क्या क्या ट्यूमर पर एडिनोइड होता है, जुवेनाइल नेसोफेरिंजियल एंजियोमा पढ़ा गया ना टॉपिक में, वो होता है, नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा हो सकता है, मोस्ट कॉमन साइट फोसा ऑफ रोजनमुलर,
हाँ, तो उसमें देखेंगे फोसा ब्रोसन के एग्जामिन करेंगे, उसमें ठीक है, जो डिप्रेशन रहता है वो ठीक है कि नहीं है, ना उसमें कुछ ग्रेनुलोसिन टिश्यू जैसा कुछ मास दिख रहा है, नहीं तो उधर में कुछ स्वेलिंग है फोसा ब्रोसन में, सस्पेक्ट करना पड़ेगा क्या हो सकता है। यूस्टेशियन ट्यूब का ओपनिंग ठीक है नहीं है देखना पड़ेगा एंडोस्कोपी में। टोरस ट्यूबरिस है वो ब्लॉक्ड हो गया कि नहीं है देखना पड़ेगा। टोरस ट्यूबरिस का कलर देखेंगे, हाँ सब कुछ देखेंगे। और जिसमें डिग्लूट करने में बोलता है तो जो पेटुलस होता है ना यूस्टेशियन ट्यूब का, उसमें बंद हो रहा है खुल रहा है कि नहीं देखना पड़ता है। हम लोग डिग्लूट करके भी बोलना पड़ता है यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग का जो फंक्शन है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और देखेंगे उसके बाद क्या होगा, पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्मिनेट, पोस्टीरियर एंड ऑफ मिडिल टर्मिनेट को देखेंगे, पोस्टीरियर एंड ऑफ नेजल सेप्टम, अपर सरफेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, इव्यूला, ये सब एग्जामिन करेंगे। उसके बाद और पुल करेंगे एंडोस्कोप को, तो क्या देखेंगे, इंफीरियर टर्मिनेट को जो है उसको देखेंगे। इंफीरियर टर्मिनेट के ऊपर से सिक्रेशन जो आता है ना मैक्सिलरी साइनस से पीछे से निकलता है, सिक्रेशन का जो नेचर सब कुछ देखेंगे। मैक्सिलरी साइनस से सिक्रेशन है, दोनों ग्रुप ऑफ सारे याद है, एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनस एंड पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनस याद है। साइनस को जो पैरानेजल साइनस है दोनों ग्रुप में डिवाइड करा जाता है। एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनस जिसमें रहता है फ्रंटल, मैक्सिलरी, एंटीरियर एथमोइडल। पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनस में पोस्टीरियर एथमोइड एंड और क्या है पीछे कौन रहता है, स्फेनोइड, स्फेनोइड साइनस। क्यों, दोनों सिक्रेशन जो होता है ना वहां पर एक जगह एंटीरियर टू द एंडोस्कोपी में जब देखते हैं एंटीरियर टू द यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग पड़ता है, और वो क्या होता है पीछे से पड़ता है, ऊपर से पड़ता है, ठीक है। इसीलिए पोस्टीरियर जो ग्रुप ऑफ साइनस का सिक्रेशन है किस तरफ से आएगा, फोसा पकड़ लो तुम्हारा स्फेनोइड साइनस से कोई पास डिस्चार्ज आ रहा है, उसको कैसे गिरेगा, पीछे पीछे वॉल से स्फेनोइड एथमोइडल डिस्चार्ज सुपीरियर गिरेगा। और पोस्टीरियर एथमोइड और क्या है, पोस्टीरियर साइनस जो है पोस्टीरियर एथमोइड सेल है उसमें अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो कैसे गिरेगा, ऊपर से आएगा। उसको देखा गया है जो पीछे का तरफ पड़ता है, और जो एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनस होता है वो जो सामने के जो रहता है ना तुम्हारा एंसीलिएट प्रोसेस का जो ये रहता है उसको अलोंग पड़ता है। फ्रंटल का भी जो कॉमन पैसेज है ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स में उधर से आता है, बुला का सामने से, और बुला का पीछे से वो लोग आता है, बुला एथमोइडल रहता है ना जो, तो इसीलिए दोनों ग्रुप में डिवाइड किया है। फेस में पढ़ा देंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनस का डिस्चार्ज एक तरफ आता है, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनस का डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज से हम लोग पता करेंगे इसका साइनोसाइटिस है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली से पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एथमोइडल सेल इन्वॉल्व है। इसका स्फेनोइड ओपनिंग से आ रहा है तो स्फेनोइड साइनस में कुछ प्रॉब्लम है, इसका एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनस में कुछ प्रॉब्लम है, तो एंडोस्कोपी के थ्रू हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद क्या, अच्छा ये तो सॉरी उसमें, लेकिन इसमें सेकंड में थर्ड क्लास में देखेंगे, थर्ड जो पास होगा उसमें हम लोग मिडिल मीटर्स को एग्जामिन करेंगे। हाँ अच्छा, फर्स्ट पास में थे तो फर्स्ट पास में देखेंगे क्या, नेसोफेरिंक्स एग्जामिनेशन हो गया, यूस्टेशियन ट्यूब एग्जामिनेशन हो गया फर्स्ट पास में, और इंफीरियर टर्मिनेट को देखेंगे और फ्लोर ऑफ द नोज को देखेंगे। फ्लोर ऑफ द नोज में कुछ जैसे स्वेलिंग रहता है एंट्रियली, क्या रहता है, एक ट्यूमर होता है कॉमनली यहाँ पर, सिस्ट, फारंकुलोसिस तो 2 दिन का ट्रीटमेंट है, सिस्ट होता है ना, नेजोलेबियल सिस्ट, नेजोपैलेटाइन सिस्ट रहता है फ्लोर ऑफ द नोज में कॉमनली। नेजो क्यों, ये शॉर्ट नोट आता है तुम लोगों का, हाँ नेजोपैलेटाइन सिस्ट अगर कवर नहीं हुआ तो पढ़ लेना है, नहीं तो पढ़ा देंगे हम, पूछना। नेजोपैलेटाइन सिस्ट, नेजोस्फेनोइड सिस्ट, नेजोलेबियल सिस्ट, दोनों सिस्ट होता है फ्लोर ऑफ द नोज का ट्यूमर में, पढ़ाई नहीं किया तो शॉर्ट नोट आता है लेकिन। और ये में भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, हाँ नेजोपैलेटाइन सिस्ट और नेजोलेबियल सिस्ट। अच्छा, नेजो फ्लोर ऑफ द नोज और इंफीरियर टर्मिनेट में और क्या देखना है, एक ओपनिंग और है इसका, कौन कौन सा भाल्व रहता है, हाँ ठीक बोल रहे हो, बोलो बोलो, गुड, किसमें कहाँ रहता है वो जो बोला वो भाल्व, इंफीरियर टर्मिनेट में कौन सा ओपनिंग रहता है, नेजोलैक्रिमल, लैक्रिमल का कहाँ पर ओपनिंग होता है, इंफीरियर मीएटस में, हाँ तो उसका ओपनिंग में डिस्चार्ज कभी कभार होता है, जब ज्यादा सिक्रेशन आ रहा है उसमें हम लोग प्रेशर के देखे भी देखते हैं उधर से ठीक है कि नहीं है,
जब इंडोस्कोप को नहीं फर्स्ट में देखेंगे ना, तो हम लोग सैक में थोड़ा प्रेशर देके देखेंगे, उधर में कुछ जैसे एक बूंद जैसे निकला, एक ड्रॉप आया तो ठीक है, पेटेंसी ठीक है, एसोनॉल भी ठीक है। हाँ, अच्छा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में स्पार है कि नहीं है उसमें भी देखना पड़ता है। अभी सेकेंड पास में क्या करते हैं हम लोग, एंडोस्कोप को मिडिल टर्मिनेट के मीडियली इंट्रोड्यूस करते हैं, लैटरली को थर्ड प्लस, माने जब ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। मीडियली क्या क्या देखते हैं, पीछे की तरफ स्फेनोएडमोइडल रीसेस रहता है, पहले क्वाना रहता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ मिडिल टर्मिनेट, उसके बाद स्फेनोएडमोइडल रीसेस जिसमें क्या ओपनिंग रहता है, रीसेस में स्फेनोएडमोइडल मतलब स्फेनोइड साइनस और एडमोइड, क्या ओपनिंग रहता है उसमें, स्फेनोइड साइनस का ओपनिंग रहता है। स्फेनोइड साइनस का ओपनिंग कहाँ रहता है, पोस्टीरियरली, उसको एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर टर्मिनेट को देखेंगे, सुपीरियर टर्मिनेट में क्या ओपनिंग होता है, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एडमोइड साइनस का कुछ साइनस का ओपनिंग उधर रहता है, तो उसका ओपनिंग देखेंगे। इसमें लेकिन हम लोग का और 2.7 mm लगेगा सुपीरियर टर्मिनेट में, उतना नैरो स्पेस में 4 mm नहीं जाता है, ठीक है। और थोड़ा एंटीरियरली आएंगे तो क्या देखेंगे, मिडिल टर्मिनेट का मीडियली, और थोड़ा ऊपर देखेंगे तो क्यूबिफॉर्म प्लेट, ठीक है, ये सब। और नेजल सेप्टम का डेविएशन नहीं हो गया, सेकेंड प्लस। अभी थर्ड प्लस में हम लोग मिडिल टर्मिनेट को मीडियली इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉरी लैटरली इंट्रोड्यूस करेंगे। उसको दोनों तरीका है, एक तो सामने से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी इंट्रोड्यूस का जगह नहीं मिलने से हम लोग पीछे की तरफ से इंट्रोड्यूस करके ले आते हैं, क्योंकि मिडिल टर्मिनेट का जैसे सिचुएशन है उसको पोस्टीरियर से एंटीरियरली इंट्रोड्यूस करना इंस्ट्रूमेंट को आसान होता है, क्योंकि पोस्टीरियर एंड थोड़ा ज्यादा रहता है, जो गैप होता है। हाँ, तो मिडिल में थर्ड पास में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है। पहले तो हो गया एंसिएंट फोसेस, हार्टस सेमिलोनरिस, और मैक्सिलरी साइनस का ओपनिंग कहाँ रहता है, बोलो, मैक्सिलरी साइनस का ओपनिंग, हाँ, हार्टस सेमिलोनरिस पे ना, कहाँ पर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन स्पेस में रहता है ना, सब भूल गए हो। एनाटोमी, नोज, बुला रहता है ना, और एंसिएंट फोसेस का बीच में क्या रहता है, एक था 2 डायमेंशन स्पेस और एक था 3 डायमेंशन स्पेस, कौन सा। अगला दिन फेस पढ़ेंगे, वो एनाटोमी पढ़ के आना है, थोड़ा एनाटोमी से फेस समझ में नहीं आएगा, ऐसी इंडोस्कोपी में ठीक है पढ़ लो ना घर में जाकर, ठीक है। लैटरल वॉल ऑफ द नोज का अगला दिन फेस पढ़ाएंगे, लैटरल वॉल ऑफ द नोज पढ़ के आना है, ठीक है। एनाटोमी नहीं समझोगे तो कैसे फेस समझोगे। जो बोला है ऑस्टियम जैसे है, हम लोग देखेंगे कितना ऑस्टियम है, सही से है कि नहीं है, ऑस्टियम क्या ब्लॉक्ड है, ऑस्टियम से कोई पुरुलेंट मिकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं है तो ड्राई है, ऑस्टियम पेटेंट है, ऑस्टियम का जो है कैसे साइज है वो बोलेंगे, मल्टीपल ऑस्टियम है कि नहीं है बोलेंगे, फ्रंटल साइनस के लिए फ्रंटल लिसेस की तरफ ऊपर तरफ देखेंगे 40 डिग्री एंडोस्कोप से, हाँ, ये सब देखेंगे, ठीक। अच्छा, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इंजुरी, गुड, ब्लीडिंग, इंजुरी से ब्लीडिंग हो सकता है, इंजुरी हो सकता है, बस यही। मैनेज कैसे किया सकते हैं कॉम्प्लिकेशन को, वही लोकल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन दे दिया, जो सॉल्यूशन थोड़ा उधर गॉज दे के रखा तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ब्लीडिंग रुक गया, ठीक है। और इसको ओपीडी प्रोसीडियर है तो कुछ मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन फेस पढ़ाएंगे उसके पहले थोड़ा एनाटॉमी पढ़ के आना है, ठीक है। ऐसे पढ़ने में तो सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा भूल जाते हो, थोड़ा रिवाइज करके आना है, नहीं तो बुक लेना है, इधर बैठ के 5 मिनट पे देखा हो जाएगा, हम पढ़ाने के पहले 5 मिनट देख लो तभी याद हो जाएगा। 2-3 टॉपिक मिस हो जाता है, बाकी सब तो याद रहता है ना, लेकिन कोई नहीं बोल पाया 2 डायमेंशन स्पेस जो था उसको क्या नाम है, 3 डायमेंशन स्पेस को क्या नाम है, वॉल को क्या बोलते हैं, जो 2 डायमेंशनल स्पेस जो है,
बुला है, आंसिलेट प्रोसेस है, आंसिलेट प्रोसेस का वर्टिकल पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट, उसके बीच में एक स्पेस रहता है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट बोलने भूल गया था। अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट भी इसमें ऐड करना है, इंस्ट्रूमेंट में फियर्स एलिवेटर इसमें लेते हैं हम लोग। फियर्स एलिवेटर लेना इंस्ट्रूमेंट में बोल लेना भूलिए, क्यों लेते हैं? टच करके देखेंगे तो बॉल प्रॉप भी कभी लेते हैं, टच करके देखेंगे पॉलिप है कि नहीं है। पॉलिप में टच करेंगे तो सेंसेशन नहीं रहेगा, अगर दूसरा कुछ स्टीमर हो गया तो सेंसेशन टच पता चलेगा। और फियर्स एलिवेटर क्यों लेते हैं? अगर इंट्रोड्यूस करने में मिडिल में जो थर्ड पास है बहुत डिफिकल्ट है उसमें चेक करना, तो उसमें क्या होता है मिडिल टर्मिनेट को हम लोग थोड़ा मीडियली उसको रिट्रैक्ट करते हैं, कभी फियर्स एलिवेटर से उसको प्रेशर देते हैं तो मिडिल टर्मिनेट के पोजीशन को चेंज करते हैं। मिडिल टर्मिनेट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, उसको पोजीशन को चेंज करके हम लोग थर्ड प्लस देते हैं। तो थर्ड प्लस में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो फियर्स एलिवेटर है, ठीक है। फियर्स एलिवेटर को ऐड कर देना है इंस्ट्रूमेंट में।